नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एनालिसिस पर। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या रहेगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या सिनॉप्सिस है। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सेकंड पे हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थर्ड नंबर पे हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फोर्थ नंबर पे हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ नंबर पर हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स नंबर पर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन और सातवें नंबर पर हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 में 7 टॉपिक है। पहले संविधान देखेंगे, उसके बाद संवैधानिक विधि देखेंगे, उसके बाद संविधानवाद देखेंगे, उसके बाद विधि और संविधान में अंतर क्या है इसको देखा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा भारतीय संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, और उसके बाद देखा जाएगा 7वें नंबर पर आवश्यक तत्व क्या क्या है भारतीय संविधान के। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान क्या होता है। संविधान दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी देश के लिए संविधान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। संविधान के बिना किसी देश का शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता है। आज के इस समय नहीं, अगर जो इतिहास का अध्ययन किया जाए तो इतिहास में भी जो भी राज्य थे, जो भी शासक थे, जो भी राजा थे, वो किसी न किसी नियम या कानून के तहत ही अपने शक्तियों का प्रयोग करते थे। तो वो आज के समय में प्राचीन काल में भी संविधान का अस्तित्व था। किसी न किसी नियम या आदेश के रूप में उस संविधान का अस्तित्व था। तो इसके लिए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान के लिए सबसे पहले एक स्टेट होता है, राज्य होता है। पहले स्टेट अस्तित्व में रहेगा। इस स्टेट का कुछ न कुछ पर्पज होता है। कोई भी राज्य बनाया जाता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है उस राज्य को बनाने के लिए। तो उसका क्या होगा, एक उद्देश्य होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही नियम बनाया जाता है।
इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियम बनाया जाता है। और इन्हीं नियम का संग्रह क्या है? संविधान होता है। क्या हुआ? स्टेट अस्तित्व में आएगा सबसे पहले, उस स्टेट का कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियम बनाया जाएगा और इसी नियमों का संग्रह जो है क्या होता है? संविधान होता है। तो इसी संविधान के माध्यम से सरकार जो होता है अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। इस हिसाब से अगर संविधान को परिभाषित अगर जो किया जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा। संविधान नियमों का वह संग्रह है नियमों का वह संग्रह है जो उस उद्देश्य की प्राप्ति करता है जिसके लिए शासन शक्ति प्रवर्तित की जाती है। और शासन के उन मूलभूत अंगों का गठन करता है जिनके माध्यम से सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। ये रहा संविधान की परिभाषा। क्या है? संविधान नियमों का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ रूल, जो उस उद्देश्य की प्राप्ति करता है जिसके लिए शासन शक्ति प्रवर्तित की जाती है और शासन के उन मूलभूत अंगों का गठन करता है जिनके माध्यम से सरकार अपने शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो शासन का मूलभूत अंग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। शासन के मूलभूत अंग, तो शासन के मूलभूत अंग जो देखा जाए तो सामान्यतया लगभग विश्व के सभी संविधान में सामान्य रूप से मुख्य रूप से शासन के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग है। तो विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है विधि बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है विधि को इन्फोर्स करना, उसको लागू करना। न्यायपालिका का काम होता है विधि की व्याख्या करना और विधि को प्रोटेक्ट करना, उसको संरक्षित करना। तो इस प्रकार देखा जाए तो विधि बनाएगा लेजिस्लेचर, लागू करेगा एग्जीक्यूटिव और व्याख्या करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा जुडिशरी। ये मुख्य रूप से सरकार के यही 3 अंग होते हैं जिनके माध्यम से क्या करता है सरकार? क्या करता है? अपने शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी कि शासन व्यवस्था का संचालन करता है। आइए संविधान को और आगे देखा जाए।
तो संविधान जो होता है सरकार के जो अंग होते हैं, उनका गठन करता है, उनका आपस में क्या संबंध है ये बताता है, और उनका क्या क्या कार्य होता है ये बताता है। तो संविधान सरकार के अंगों का गठन, जो गठन अभी हम लोग देखें, सरकार के अंगों का गठन, स्वरूप, शक्तियां एवं उसके कार्यों का वर्णन करता है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो संविधान जो होता है सरकार और जनता के बीच संबंध को बताता है। संविधान क्या करता है? सरकार और जनता के बीच संबंध को बताता है। यानी कि सरकार और जनता के बीच संबंध क्या है, तो इसको समझने के लिए कुछ देखा जाए तो भारतीय संविधान को जो आगे हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो है भाग 3 में दिया गया है। तो फंडामेंटल जो अधिकार दिया गया व्यक्ति को, वो उस आर्टिकल 30 में दिया गया है कि सरकार जो है विधि बना करके जो भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको कम या समाप्त नहीं कर सकता है। तो क्या किया गया, कुछ अधिकार जनता को दिया गया है और स्टेट को मना किया गया है कि उसको कम या समाप्त नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट और जनता के बीच में संबंध हो जाएगा। और आगे अगर जो देखा जाए तो संविधान जो होता है एक दर्शन का काम करता है। दर्शन का काम कैसे करेगा, तो किसी भी देश का शासन व्यवस्था को अगर समझना है, वहाँ पे किस प्रकार का सरकार है, कैसे कार्य करता है, तो वहाँ के संविधान पढ़ लिया जाए, वहाँ के संविधान का अध्ययन अगर जो कर लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे सरकार किस प्रकार से काम करता है। यानी कि वो एक दर्शन का काम करेगा। तो संविधान एक दर्शन का काम करता है। दर्शन होता है जिससे क्या पता चलता है, किसी देश की सरकार की क्या प्रकृति है, सरकार की क्या प्रकृति है ये बताता है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो संविधान जो होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। इसका मतलब संविधान जो होता है किसी भी देश का आधारभूत विधि होता है, यानी कि सब विधियों का आधारशिला होता है संविधान। 13 संविधान के बारे में। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पॉसिबल तरीके क्या क्या हैं जो संविधान बनाने के, कैसे कैसे डेवलप हो सकता है संविधान, कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो कुछ तरीके हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में रहेगा, यही मान्य नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव पूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इतना हो सकता है। तो एग्जॉस्टिव ये सब नहीं रहेगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। तो संभावित तरीका, संभावित तरीके संविधान बनाने के संभावित तरीके। तो पहले नंबर पर हम लोग होता है
कोई देश जो होता है संविधान बनाने के पहले सभा या सम्मेलन के द्वारा संविधान बनता है। तो सभा या सम्मेलन, सम्मेलन पहला तरीका। तो सभा में क्या होगा, पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। और वो असेंबली जो होता है, संविधान सभा होता है, संविधान का निर्माण करेगा, लिखित रूप में संविधान बनाएगा और उसको क्या करेगा, लागू करेगा। इसके अलावा अगर जो सम्मेलन को देखा जाए तो सम्मेलन कई स्टेट मिल करके, कई संप्रभु शक्ति मिल करके एक सम्मेलन करते हैं और उस सम्मेलन के द्वारा क्या करते हैं, एक संविधान का निर्माण करते हैं। जैसे सभा का जो एग्जाम्पल लिया जाए तो सभा में भारत का संविधान संवैधानिक सभा द्वारा बनाया गया, और सम्मेलन द्वारा का एग्जाम्पल अगर जो लिया जाए तो USA अमेरिका के संविधान जो है सम्मेलन द्वारा बनाया गया। वहाँ पे एक फिलाडेल्फिया जगह है, तो फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया गया, उसके बाद संविधान को बनाया गया। दूसरा देखेंगे तो संविधान जो होता है रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जा सकता है। अर्थात लिखित दस्तावेज के रूप में उसको बना दिया जाता है पहले, लेकिन समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसको बदलता रहता है। लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है, लेकिन समय की परिस्थिति बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाता रहता है। यानी कि इसको नमनीय संविधान बोलेंगे। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो संविधान जो होता है संविधान नियमों का संग्रह। जैसे कोई देश है, कोई स्टेट है, वहाँ पे कई विधियाँ रहती हैं, तो उन विधियों में से जो मेन विधि है जिससे शासन व्यवस्था को संचालन किया जा सके, आसानी से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके, तो जो आवश्यक विधियाँ होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, विशेष दर्जा दे दिया जाता है, विशेष पवित्रता प्रदान कर दिया जाता है और उसको संविधान का रूप दे दिया जाता है। तो ये कलेक्शन ऑफ रूल, दस्तावेजों का संग्रह, विधियों का संग्रह, यह विधियों का संग्रह हो सकता है। विधियों का संग्रह हो सकता है जिसे विशेष पवित्रता प्रदान कर संविधान बना दिया जाता है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो संविधान जो होता है कुछ विधियों को इकट्ठा करके आधारशिला तैयार कर लिया जाता है, आधार तैयार कर लिया जाता है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उस देश के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया जाता है। कुछ विधियों से संविधान की आधारशिला, आधार तैयार कर लिया जाता है। और बाकी क्या कर दिया जाता है, शेष भाग उस देश की रीति रिवाजों पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि कुछ विधियों से आधारशिला तैयार कर लिया जाता है, बाकी जो शेष भाग होता है
वो देश के रीति रिवाजों पे छोड़ दिया जाता है। तो ये रहा कुल संभावित तरीके जिससे संविधान का निर्माण किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का संविधान लगभग समाप्त हो गया। कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि संविधान जो होता है किसी देश के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी कि संविधान शासन व्यवस्था के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी व्यक्ति के लिए उसका चरित्र, यानी कि संविधान के माध्यम से ही किसी देश का चरित्र पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, उनकी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उनकी जो भी आस्था है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कितना पूरा हो रहा है, उस संविधान से ही पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान विधि क्या होता है? संवैधानिक विधि तो संवैधानिक विधि अगर जो देखा जाए तो संविधान और संवैधानिक विधि में अंतर होता है। अब सामान्यतः तो सभी लोग संविधान को ही संवैधानिक विधि, हम पढ़ते हैं संवैधानिक विधि बोलते हैं कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, या संविधान पढ़ते हैं तो बोलते हैं हम संवैधानिक विधि पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है संवैधानिक विधि और संविधान में। संविधान को तो हम लोग पीछे समझ लिए हैं कि संविधान क्या होता है, लेकिन संवैधानिक विधि जो होता है संविधान की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा ब्रॉडर होता है। तो इसको पहले देख लेते हैं, दोनों का अंतर अगर जो समझ लिया जाएगा तो उससे पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा जो टर्म शब्द जो है, टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये मोर ब्रॉडर देन, यानी कि विस्तृत है। टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संवैधानिक विधि जो है संविधान के अपेक्षाकृत ज़्यादा विस्तृत है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? विस्तृत है तो इसमें जो है संविधान स्वयं आ जाएगा, रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन लॉ आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा जुडिशियल डिसीजन, चौथे नंबर पर आ जाएगा कन्वेंशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा विस्तृत है। तो विस्तृत कब है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये चारों चीज़ें आ जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं आ जाएगा, उसके बाद रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन लॉ आ जाएगा, यानी कि सुसंगत या प्रासंगिक वैधानिक कानून, और जुडिशियल डिसीजन यानी न्यायिक निर्णय, कन्वेंशन सम्मेलन, ये चारों चीज़ आ जाएंगे संविधान में। और जो संविधान सिर्फ संविधान का अध्ययन किया जाएगा, जैसे हम लोग
पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो सिर्फ संविधान को पढ़ते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। और लॉ के स्टूडेंट जो होते हैं, विधि के छात्र जो होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये चारों आ जाते हैं। हम लोग केस लॉ भी पढ़ते हैं, सम्मेलन को भी आवश्यकता पर पढ़ते हैं। उसके बाद अलग प्रोविज़न जो अन्य विधियां हैं सुसंगत संविधान के, उसको भी पढ़ते हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ते ही हैं। तो अगर जो संविधान जो की अगर बात किया जाए तो संविधान सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, इतना का अध्ययन किया जाएगा संविधान में। और जो संवैधानिक विधि का जब हम लोग बात करेंगे तो संवैधानिक विधि में ये चारों आ जाएंगे। तो इस तरह का जो कहा जाए तो संवैधानिक विधि वो विधि है जिसमें संविधान के अलावा रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन और कन्वेंशन का भी अध्ययन किया जाता है। तो रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ को देख लेते हैं। रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ को जो देखा जाए तो जैसे हम लोग आर्टिकल 10 11 जब हम लोग देखते हैं तो उसमें संसद को पावर दिया गया है सिटीजनशिप के सेंस में कि उस सिटीजनशिप के लिए संसद क्या करेगा, विधि बनाएगा, उसको लागू करेगा। ये हो गया लॉ। या फिर जो अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया जाता है, वो भी क्या आ जाएगा, रेलिवेंट स्टैट्यूटरी लॉ में आ जाएगा। और जुडिशियल डिसीजन तो आप लोग जानते ही हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस लॉ आता है वो हो जाएगा। कन्वेंशन को लिखित संविधान में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे कन्वेंशन की ज़्यादा भूमिका होती है। तो हो जाएगा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा रेलिवेंट लॉ, जुडिशियल डिसीजन और कन्वेंशन का अध्ययन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। ये हो गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलेंगे, टॉपिक नंबर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है संविधानवाद का? संविधानवाद का पहले अर्थ समझ लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। या इसको एक और भाषा में लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। यानी कि सीमित सरकार। इसका अर्थ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद का अर्थ होगा लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, यानी कि सरकार सीमित हो, सीमित शक्ति वाली सरकार। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसका बेस पता चल जाएगा तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो हम इसको देख लें किस बेस पे कार्य करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर पर कार्य करता है, यानी कि इसका बेस क्या हो गया, बेस सेपरेशन ऑफ पावर पर काम करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? अभी हम लोग देखें, जब संविधान देख रहे थे तो उसमें देखें कि सरकार के 3 अंग होते हैं,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसको देखते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ये रहा सरकार के 3 अंग। 3 अंगों के माध्यम से सरकार क्या करता है? शासन व्यवस्था का संचालन करता है या अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो सरकार के पास क्या होता है? पावर्स होता है। पावर्स होता है, सरकार के पास पावर्स होता है। इन पावर्स का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? ये 3 अंग होते हैं, इनके माध्यम से करता है। यानी कि लेजिस्लेचर क्या करेगा? विधि बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उसको इन्फोर्स करेगा, लागू करेगा। जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी उसको क्या करेगा? व्याख्या करेगा, इंटरप्रेटेट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा, संरक्षित करेगा। तो शक्तियाँ यहाँ पे क्या है? एक जगह है, इसको बांटा गया, कुछ शक्तियाँ दिया गया लेजिस्लेचर को, कुछ शक्तियाँ दिया गया एग्जीक्यूटिव को और कुछ शक्तियाँ दिया गया जुडिशरी को। तो शक्ति एक जगह है, पावर्स एक जगह है, उसको थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया 3 जगह में। यानी कि क्या कर दिया गया? शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और बताया गया कि जो विधायिका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि ये जो लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया, मना कर दिया गया, मना कर दिया गया। यानी कि कंट्रोल किया गया, शक्तियों को कंट्रोल किया गया, पावर्स को कंट्रोल किया गया। क्या कंट्रोल किया गया? लेजिस्लेचर इन दोनों के शक्तियों के, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी के शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पावर को कंट्रोल किया गया कि आप लोग जो आप लोग का क्षेत्र दिया गया है, दायरा दिया गया है, उसी दायरे में रहते हुए अपने कार्यों को करिए, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करिए। तो इसी को कंट्रोल किया गया। इसी को दूसरे रूप में अगर जो देखिए लिया जाए तो लिमिटेशन और गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। यही है लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये क्या हो जाता है? यही हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि संविधानवाद कहाँ है? जहाँ पे सीमित सरकार वाली शक्तियाँ हैं, कुछ प्रतिबंधों के अधीन शक्ति हो। तो संविधानवाद जो होता है एक विचारधारा होता है। कैसा विचारधारा होता है? जो संविधान पर आधारित होता है। संविधान पर आधारित ऐसा विचारधारा है जो यह अपेक्षा करता है कि जो संविधान में लिखा गया नियम कानून है उसी के तहत सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, अपने हिसाब से इधर उधर नहीं करेगा। तो जो संविधान में लिख दिया गया है नियम कानून, उसी के अंतर्गत, उसी के दायरे में रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये हो जाता है एक विचारधारा है। तो संविधानवाद होने के लिए सबसे पहले ये अपेक्षा किया जाता है कि वह उस देश में संविधान हो। यानी कि किसी देश में अगर जो संविधान नहीं है तो वहाँ पे संविधानवाद नहीं हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा कहना ठीक नहीं है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे संविधान हो वहाँ पे संविधानवाद भी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे संविधानवाद है वहाँ पे संविधान का होना आवश्यक है। बिना संविधान पे ये विचारधारा जो संविधानवाद है संविधान पे ही आधारित है। यानी कि पहले संविधान का होना आवश्यक है, उसके बाद संविधानवाद होगा। लेकिन इसका अगर जो एग्जाम्पल देखा जाए तो निरंकुश सरकार जो होता है,
जहाँ पे निरंकुश सरकार जो होता है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ, अभी हम लोग देखें कि राजा प्राचीन काल में भी राजा या आदेश, किसी नियम या आदेश के तहत शासन का संचालन करते थे। वही क्या था, संविधान था। तो वहाँ पे निरंकुश सरकार भी कुछ न कुछ उसका नियम होगा, कुछ न कुछ कानून होगा जिसके माध्यम से शासन का संचालन करता होगा। तो ये क्या करता है, निरंकुशता जहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो टोटल पावर होता है सरकार का एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो वो अपने पावर का जैसे मर्जी विधि बनाएगा, जैसे मर्जी उसको लागू करेगा, और जैसे मर्जी क्या करेगा, उसको इंटरप्रेटेड व्याख्या करेगा। तीनों पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, सब कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तो जब सब कंट्रोल आ जाता है तो निरंकुशता उसके अंदर आ जाता है। तो निरंकुशता आ जाएगा तो मन मर्जी उसको करेगा। तो निरंकुश सरकार है वहाँ पे, तो संविधान है, संविधान है वहाँ पे, संविधान है। लेकिन यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा नहीं है, ये नहीं है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये नहीं है वहाँ पे। इसलिए संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। यानी कि संविधानवाद होने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना आवश्यक है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है, और सेपरेशन ऑफ पावर होना आवश्यक है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है, और उस दायरे में रहते हुए सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। और निरंकुश सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता, शक्तियों का पृथक्करण टाइप का कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे संविधानवाद नहीं होता है। ये हो गया हम लोग का संविधानवाद। संविधानवाद जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्लस समथिंग मोर की अपेक्षा करता है। अब समथिंग मोर में क्या होता है, जनता का जो आदर्श होता है, आस्था होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाएगी, तो समथिंग मोर। तो संविधान प्लस समथिंग मोर संविधानवाद हो जाएगा। समथिंग मोर में जनता की आकांक्षाओं, इच्छा, आस्था, आदर्श, ये सब उसमें निहित होता है। जो सिर्फ जहाँ संविधान है, संविधानवाद नहीं है, तो समझिए क्या है, वहाँ पे निरंकुशता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। विधि और संविधान में क्या अंतर होता है। तो विधि की अगर जो सामान्य परिभाषा हम लोग देखें तो विधि की सामान्य परिभाषा में संविधान भी सम्मिलित हो जाता है। जैसे ऑस्टिन का है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी विधि संप्रभु का समादेश होता है। यानी कि विधि एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, उनके निर्देशों के लिए बनाया जाता है, जिसपे वो अधिशासी यानी कि संप्रभु हो। तो एक संप्रभु व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है, वो विधि होता है। तो इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो विधि की सामान्य परिभाषा के तहत अगर जो देखा जाए तो विधि की सामान्य परिभाषा में लॉ के समान परिभाषा में संविधान क्या है, सम्मिलित है। लेकिन अगर जो इसका संकुचित परिभाषा देखा जाए विधि का, तो संविधान विधि का भाग होते हुए भी संपूर्ण विधियों का उद्गम स्थान होता है। यानी कि संपूर्ण विधियां जो है संविधान से ही पैदा होती हैं, संविधान से ही अपना आधार प्राप्त करती हैं। तो इस हिसाब से अंतर आ जाता है। तो सामान्य परिभाषा जो है विधि की सामान्य परिभाषा में, विधि की सामान्य परिभाषा में
विधि की समान परिभाषा में क्या है? संविधान सम्मिलित है। लेकिन अगर जो इसका संकुचित परिभाषा निकाला जाए तो संकुचित परिभाषा में विधि जो होता है, संविधान जो होता है, संविधान विधि होते हुए भी संपूर्ण विधियों का आधार और उद्गम स्थान है। यानी कि अगर देखा जाए विधि जो होता है, विधि जो होता है, संविधान जो होता है, संविधान जो होता है विधियों की श्रृंखला में सबसे अंतिम होता है। यानी कि अगर जो विधि है तो अपनी मान्यता और आधार किस संविधान से ही प्राप्त करेगा, संविधान के किसी न किसी प्रावधानों से प्राप्त करेगा। तो विधि जो होता है, अगर इसको समझा जाए पहले, अगर जो ये विधियों की श्रृंखला मान लिया जाए, ये सब विधियां हैं, विधियों का श्रृंखला मान लिया जाए तो संविधान जो होता है विधियों की श्रृंखला का एक अंतिम बिंदु होगा। विधियों की श्रृंखला की अंतिम बिंदु जो होती है, विधियों की श्रृंखला का अंतिम कड़ी जो होता है संविधान होता है। यानी कि विधियों की श्रृंखला में अंतिम विधि संविधान होता है। यानी कि इस कड़ी के जो श्रृंखला है उसके बाद कोई कड़ी नहीं होगी, यानी कि संविधान के बाद कोई विधि नहीं होता है। यानी कि अगर जो इसको देखा जाए तो संविधान जो होता है विधियों में सबसे उच्चतर होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो विधियों की श्रृंखला में संविधान क्या होता है? सबसे अंतिम कड़ी होता है। तो विधि एक दूसरे से जुड़ते हुए संविधान के किसी न किसी प्रावधान से जुड़ जाता है। और वो क्या होता है? अपनी आधार और मान्यता। अगर जो संविधान के किसी आधार किसी न किसी प्रावधान से अपनी मान्यता नहीं प्राप्त करता है तो वो विधि उस देश में लागू नहीं हो सकती है, असंवैधानिक हो जाएगा। यानी कि अपनी मान्यता और आधार विधियां संविधान से प्राप्त करती है। संविधान विधियों में सबसे उच्चतर होता है, संविधान से ऊंचा कोई विधि नहीं हो सकता है। और जो इस प्रकार समझा जाए तो विधि जो होता है, सामान्य विधि जो है, सब विधि की सामान्य परिभाषा में विधि जो है या तो संविधान होगा या संविधान नहीं होगा। क्या है? विधि या तो संविधान होगा या विधि संविधान नहीं होगा। अगर जो विधि संविधान नहीं होगा तब क्या होगा? अगर जो विधि संविधान नहीं होगा तो यह अपनी मान्यता और आधार क्या करेगा? संविधान से प्राप्त करेगा। अब विधि या संविधान होगा तो अगर जो विधि, अगर विधियां जो है अपनी आधार और मान्यता जो है संविधान से प्राप्त कर रही हैं तो संविधान किससे प्राप्त करेगी? संविधान से तो ऊंचा कोई विधि नहीं है। और ये इसमें नियम है कि विधियां जो होती हैं अपने उच्चतर विधि से अपनी आधार और मान्यता प्राप्त करती हैं, और संविधान से तो ऊंचा कोई विधि होता नहीं है। तो संविधान किससे अपनी मान्यता प्राप्त करेगा, किससे अपना आधार प्राप्त करेगा? तो संविधान जो होता है ये अपनी मान्यता और आधार क्या करता है? स्वयं से प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह संविधान है। यानी कि
संविधान जो होता है वो किसी दूसरे विधि पे डिपेंडेंट नहीं होता है, निर्भर नहीं करता है। वो अपनी आधार और मान्यता स्वयं से प्राप्त करता है, क्योंकि वो संविधान है। अगर जो इसको सामान्य भाषा में समझने का कोशिश किया जाए तो विधि जो होता है संविधान से अपनी मान्यता प्राप्त करता है, लेकिन संविधान जो होता है किसी विधि की उपज नहीं होता है। संविधान जो होता है किसी देश के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों का देन होता है, और वहाँ पे घटना चक्रों का देन होता है। क्या क्या घटना घट रही है, जैसे कि युद्ध हो गया, जन विद्रोह हो गया, इससे संविधान पैदा होता है। संविधान किसी विधि द्वारा नहीं बनाया जाता है, यह स्वयं पैदा होता है किसी देश के राजनीतिक सामाजिक घटना चक्रों की देन होता है ये। और ये विधि जो होता है संविधान से पैदा होता है, संविधान से अपनी आधार और मान्यता प्राप्त करते हैं। तो संविधान अपनी मान्यता और आधार स्वयं से प्राप्त करता है, क्योंकि वो संविधान है, यानी कि संविधान से बड़ा कोई अन्य विधि नहीं है। ये रहा हम लोग का संविधान और विधि में अंतर। नियमों की श्रृंखला में सबसे ऊंचा जो नियम है, विधि जो है, विधियों की श्रृंखला में वो संविधान होता है। अगर जिसको समझने का एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल से एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, बी का हत्या कर देता है। ए एक व्यक्ति बी की हत्या कर देता है। पुलिस अधिकारी आते हैं, इनको ए को क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ए कहता है पुलिस अधिकारी से कि भाई साहब हमको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, कि सर आप हमको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी इनको बताएंगे कि आपने बी व्यक्ति की हत्या किया है, बी व्यक्ति की हत्या किया, इसलिए CRPC की धारा 41 क्या करता है, हमको पावर देता है कि आपने कॉग्निजेंस ऑफेंस किया है, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमको पावर कौन दे रहा है, CRPC की सेक्शन 41। तो 41 क्या हो गया, विधि हो गया। अब कहते हैं ये जाते हैं ट्रायल में, ट्रायल में जाते हैं, इनको पनिश किया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो मृत्युदंड। तो ये व्यक्ति हैं, कोर्ट ऑफ सेशन से पूछते हैं, सेशन जज से पूछते हैं कि आप हमको मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं। तब कोर्ट ऑफ सेशन इनको बताते हैं कि आपने बी व्यक्ति की हत्या की है, इसीलिए हम आपको IPC की धारा 302 के तहत हम आपको मृत्युदंड देने के अधिकारी हैं, मृत्युदंड देने के सक्षम अधिकारी हैं, हम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने बी की हत्या किया है। तो ये दोनों क्या हो गया, विधि हो गया। अब ये बोलते हैं कि ये दोनों हमारे खिलाफ लागू क्यों किया जा रहा है, यानी कि दोनों सेक्शन जो हमारे खिलाफ क्यों लागू किया जा रहा है। तो ये जज साहब बोलते हैं कि ये इसलिए आपके खिलाफ लागू किया जा रहा है कि ये वैध हैं, ये दोनों विधियां जो हैं, ये दोनों जो विधियां हैं वैध है। वैध क्यों है, क्योंकि ये अपनी आधार और मान्यता, आधार व मान्यता किससे प्राप्त कर रहे हैं, संविधान से। यानी कि संविधान जो है इन विधियों को अवैध घोषित नहीं किया है, यानी कि अवैध घोषित नहीं किया है, तो दोनों वैध हैं, और वैध हैं तो हम इसको आपके खिलाफ लागू कर सकते हैं। अब इसी को और आगे जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे खिलाफ IPC और CRPC ही क्यों लागू किया जा रहा है। तो हम आपके, तो इसका भी जवाब यही होगा,
आईपीसी और सीआरपीसी आपके खिलाफ इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी को संविधान जो है असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, यानी कि ये आईपीसी और सीआरपीसी को की आधार और मान्यता संविधान देता है, इसलिए हम आपके खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी लागू कर सकते हैं। और आगे जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम संविधान को ही क्यों माने, यानी कि हमारे खिलाफ संविधान ही क्यों लागू किया जा रहा है, हम क्यों संविधान को माने, यानी कि संविधान को ही चैलेंज कर देते हैं। तो कोर्ट साहब, जज साहब बोलेंगे कि संविधान आपके खिलाफ इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं या जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे संविधान जो है विधियों में सबसे ऊंचा है और ये क्या करता है, आपको इसको मानना पड़ेगा, संविधान को आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? कि ये संविधान जो होता है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो संविधान को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये अपनी आधार और मान्यता स्वयं से प्राप्त करते हैं और विधियाँ जो होती है अपनी आधार और मान्यता संविधान से प्राप्त करती हैं और उसको लागू किया जाता है। ये रहा हम लोग का डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद आप लोग को समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।